नमस्कार, जियो स्टार्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज शो पर हमें ज्वाइन किया है समीर भसीन साहब ने। आप एक भारतीय बिजनेसमैन हैं जिसने अफगानिस्तान में करीब करीब 20 साल बिताए। एयर इंडिया के जो अफगानिस्तान के ऑपरेशंस थे उनको भी इनकी कंपनी देखती थी। साथ ही साथ आपका एक रेस्टोरेंट भी था अफगानिस्तान में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका शो ज्वाइन करने के लिए समीर जी, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि 20 साल आप अफगानिस्तान में रहे और आपने बहुत लंबा अरसा वहाँ गुजारा है। आपकी वहाँ से लोगों के साथ बातचीत रही, ज़रूर तालिबान के साथ भी आपकी इंटरेक्शंस रही होंगी, बिकॉज दे आर अ फोर्स दैट यू कैन नॉट डू अवे विद। अफगानिस्तान में बहुत लंबे अरसे से जो तालिबान की प्रेजेंस रही है। जो भारत के कंसर्न्स थे जब तालिबान 2.0 टुक ओवर, क्या वो कंसर्न्स हमारे लेजिट साबित हुए या फिर तालिबान वर समहाउ एबल टू टेक केयर ऑफ दोस कंसर्न्स, और क्या हमारे कंसर्न्स थे एग्जैक्टली आपके हिसाब से? नमस्कार जी, थैंक यू फॉर गिविंग फॉर ये अपॉर्चुनिटी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा, मेरा रिश्ता अफगानों के साथ और अफगानिस्तान में दो पार्ट में है कि एक मेरा अफगान्स के साथ रिश्ता और इंटरेक्शन शुरू हुआ अर्ली टू मिड 90s में रशिया और यूएस में। जो अफगान जो बाहर रहते थे, डायस्पोरा था, उनके साथ मेरे बिजनेस और लिंक्स थे। और वो आफ्टर 9/11 बेस्ड ऑन उस लिंक्स की वजह से मुझे इनविटेशन आया अमेरिकन ने जब काबुल और अफगानिस्तान को टेक ओवर करा कि वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का। और मैं पहली बार अगस्त 2002 में एक 9/11 की एनिवर्सरी से पहले, फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले मैं काबुल पहली बार गया। ऑल्दो मेरा अफगान के साथ बहुत दोस्त थे मेरे और कल्चरली मैं उनकी समझता था, लेकिन मैं काबुल पर्सनली फिजिकली पहली बार 2002 अगस्त एंड में गया और मैं 21 तक वहीं था। मैंने पहले एक रेस्टोरेंट शुरू करा, फिर मैंने 2005 में मैं एयर इंडिया का GSA जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है वो अपॉइंट हुआ। उसके अलावा मेरा अफगान, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि अफगान गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे फॉर वहाँ पे निवेश प्रमोट कर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने का, उनकी जो बॉडीज थी जो UN और वर्ल्ड बैंक ने सेटअप करी थी, तो मेरे को उन्होंने एज शोकेस करा एज अ फॉरेन इन्वेस्टर इन अफगानिस्तान, और ऑल्सो मेरे को ऑनररी एडवाइजर अपॉइंट करा टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेशनशिप भारत और अफगानिस्तान के दरमियान। मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा कि एक तो अफगानिस्तान का जो हमारा रिश्ता है, जो पीपल टू पीपल या कल्चरल जिसको कहते हैं हम सॉफ्ट पावर। इंडिया, मैं पूरे विश्व में मेरे को अवसर मिला बहुत घूमने का बचपन से, बिकॉज माय फादर वाज इन द मर्चेंट नेवी, और उसके बाद भी आफ्टर माय डैड पास्ड अवे, कि जो गुडविल है इंडियंस के लिए अफगानिस्तान में, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ ट्रू लव एंड मतलब सच्चा जो एक गुडविल है टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियन पीपल। एंड उसके सेवरल फैक्टर्स हैं, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, वी हैव हैड, हमारा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है, ओके, एंड हमारे डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल हमारा वो है इंटरेक्शन। एक पीपल टू वे कल्चरल है, बॉलीवुड है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, और जो इंडिया ने 2002 में एंटर करने के बाद जो हमने वहाँ पे दैट वाज प्रॉब्ली द बिगेस्ट, हमने जो वहाँ पे फॉरेन एड दिया है क्लोज टू $3 बिलियन। हमने ट्रांसमिशन लाइंस, पार्लियामेंट, डैम्स, जो आम पब्लिक के लिए और अफगान्स के लिए बेनिफिशियल था। सो इंडिया का इमेज उसकी वजह से भी बहुत एनहांस हुआ है। जहाँ तक आपका जो कुछ प्रश्न है कि तालिबान को हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि तालिबान का ये, हम जिसको तालिबान 2.0 कहते हैं, आफ्टर दी पहले वो 96 में पावर थे टिल 9/11, रफली टिल आफ्टर 9/11, जब अमेरिकन वहाँ पे पहुंचे और उनको वहाँ से उन्होंने काबुल टेक ओवर करा
नॉर्थ से एंटर करा, मज़ार से, और टेक ओवर हुआ। तालिबान 1.0 के टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रशिया और अफगानिस्तान का जो जिसको हम यूएस प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, विद जहां अमेरिकन ने टू अ लार्ज एक्सटेंट पाकिस्तान और आईएसआई का मदद ली टू टू रशियंस के साथ लड़ने के लिए, और जो मुजाहिदीन यूज करे, और तालिबान भी उन्हीं मुजाहिदीन आर अर्स्टवाइल मुजाहिदीन। अगर आप देखेंगे तो इवन उसामा बिन लादेन वाज अ मुजाहिद फाइटिंग, मतलब लड़ रहे थे टू आउट द रशियंस आउट ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो एक है कि जो यूएस ने जो वॉर वेज करी थी अगेंस्ट द रशियंस विद द मुजाहिदीन, दैट वाज डॉलर टू डॉलर उसको फंड करा गया सऊदी अरेबिया ने। एट वन पॉइंट दे हैड मतलब उन्होंने $1 बिलियन तक डाला था, विच वाज 500 मिलियन फंडेड बाय द यूएस एंड 500 मिलियन फंडेड बाय द सऊदीज। इसीलिए बिन लादेन उस समय एक इम्पोर्टेंट, मतलब वेदर वी लाइक इट और नॉट, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन उस वजह से उनको मिली थी। तालिबान 1.0 जब 96 में आया तो इंडिया में मेजर कंसर्न था कि इनका जो पाकिस्तान से जो कनेक्शन है और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो किस हद तक है। इंडिया बुक में बहुत ये कंसर्न था कि ये पाकिस्तान और स्पेशली आईएसआई के प्रॉक्सीज हैं, और इवन जो उस समय तालिबान में नहीं थे, हक्कानी नेटवर्क एक्सेट्रा, ये फैक्शंस आर ग्रेटली मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान। सो एंड जो आपने वर्ड सुना होगा कि ये भी यूज होता था कि अफगानिस्तान इज द स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो वो थे। और फिर 99 में जब IC-814 का इंसिडेंट हुआ तो वो और ज़्यादा कंसर्न बढ़ गए। 2001 में जब हम गए तो ये एप्रीहेंशंस बड़े लेजिटिमेटली स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज नेचुरली हमारा कोई तालिबान से कोई यू नो सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, या जिसको हम राफ्ता कहते हैं उर्दू में, मतलब वी हैड नो कम्युनिकेशन लाइंस टू द तालिबान, एंड वो सॉर्ट ऑफ मिसट्रस्ट नेचुरल था। उसके बेसिस पे इंडिया ने जो नॉर्दर्न अलायंस को 96 के बाद जो सपोर्ट करना शुरू करा, देवर आर सॉर्ट ऑफ हमारे दोस्त थे, विच वर बेसिकली जो पीपल नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में थे, विच वर द ताजिक्स एंड द उज़्बेक्स एंड and the other tribes or ethnic background, which were, because Taliban is predominantly Pashtun, and like Amit Shah Masood was a Tajik. There was Dostam, who was an Uzbek in the north in Mazar-e-Sharif, and there was Ismail Khan in Herat. तो हमारे उन लोगों से ज़्यादा ताल्लुकात थे। तो जब क्योंकि 45% ऑफ Afghans are Pashtuns. They are not a majority, but they are considered as per the census. Of course, that has been challenged. Some people say Hazaras are larger in number, but I will not get it. मतलब मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। तो हमें वो समझते हुए हमारी पॉलिसी थोड़ी तालिबान की तरफ गार्डेड थी। और जब तालिबान 2.0 व्हेन अमेरिका ने डिसाइड करा, बिकॉज अमेरिका ने 2010 से ये अमेरिका में डिस्कशन शुरू हो गया था कि ये जो वॉर है अगेंस्ट द तालिबान, इट हैड रीच्ड इट बिकम अ वॉर ऑफ एट्रिशन, स्टेलमेट में प्रोग्रेस हो रही थी, विदाउट एक मतलब डिसाइसिव एंड की तरफ नहीं जा रही थी। तो ये डिस्कशन शुरू हो गया 2010 में कि अमेरिका सूनर और लेटर हैज टू फाइंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, एंड दे कैन नॉट, मतलब ये चीज़ वो बैटल ग्राउंड पे नहीं, इसका निश्चय मतलब रिजल्ट आ सकता है। तो उन्होंने फिर ये डिस्कशन शुरू हुआ, और आपको जैसे पता होगा 2012 में ओबामा ने कहा कि एक थ्रस्ट दिया कि एक बारी उन्होंने फोर्सेस सब्सटैंशियली बढ़ाई, 1 लाख फ्रॉम 35,000 टू 135,000 टू गिव अ मेजर थ्रस्ट एंड पुश टू रीच, मतलब एक डिसाइसिव एंड की तरफ। और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अगर 2014 तक एक डिसाइसिव इसका नतीजा नहीं निकलता है तो वो ड्रॉ डाउन करेंगे। और उसके बाद जब ट्रम्प पावर में आए, उन्होंने 2018 में एम्बेसडर खलीलजाद को अपॉइंट करा
जिन्होंने तालिबान से नेगोशिएट और साइन करी डील दोहा में, और उसके बाद फिर भी हमारे कंसर्न्स थे कि तालिबान जब पावर में आएंगे तो ये सेम सिनेरियो होगा जैसे तालिबान 1.0 था। इस बारे में मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ काबुल में था, मैं उसको कहता हूँ वो टी वॉल सिंड्रोम। उसका मतलब है कि अफगानिस्तान में क्या होता था कि ये जो अटैक्स होते थे तो जो एम्बेसीज और जो जो विदेशी जो भी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट थी या एम्बेसीज थी या गेस्ट हाउस थे, वो नेचुरली अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपनी जो पेरिफेरल वॉल है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते थे टू गार्ड अगेंस्ट सुसाइड बॉम्ब्स। वो टी वॉल कहते हैं। तो मेरा अफगान ड्राइवर मुझे कहता था कि ये लोग हमें हमें बचाने आए हैं या खुद को बचाने आए हैं, क्योंकि हर बार जब अटैक होता है ये अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करते हैं। हम तो अभी भी वहीं बाहर हैं जहाँ पे दी मतलब आप कोलैटरल डैमेज करेंगे, वेयर वी आर एक्सपोज टू मोर रिस्क on in the open. So I traveled with them in the outside, so I had a better, मतलब मेरे को एक better sense था of what is the ground reality. 2020 में जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद उसके दो पार्ट थे कि एक तो बेसिकली यूएस का मेन कंसर्न था कि वहाँ से अपने ट्रूप्स को सेफली एग्जिट करना। जैसे हमें पता है कि अगर हम इतिहास में देखें कि ब्रिटिश पीरियड और इवन द रशियन इन्वेजन के टाइम व्हेनेवर मतलब जब फोर्स विड्रॉ करती है तो द अफगान आर वेरी ब्रूटल इन दैट सेंस दैट दे डोंट लेट देम गो इजीली। सो वी हैव दो, मतलब वो हमारे पास इतिहास में वो उदाहरण है कि वो कंसर्न था विच वाज इन अ वे लेजिटिमेट। तो एम्बेसडर खलीलजाद का एक पोर्शन था टू उनके साथ, तालिबान के साथ एक समझौता करें जिससे वो यूएस फोर्सेस को सेफली वहां से विड्रॉ कर पाए, और वो उन्होंने साइन करा ड्यूरिंग ट्रम्प फरवरी 2020 जब कोविड ऑन था, 29 फरवरी दोहा में। लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के कुछ महीने का टाइम था, और तब तक यूएस में सरकार, जैसे आपको पता है, बाइडेन की सरकार आ गई, और बाइडेन की सरकार ने उस समझौते को ऑनर करा, बट ऑनर ही नहीं करा, उसको फास्ट ट्रैक करा। तो एक्चुअली अब किसको ब्लेम करें ये नहीं पता, बट उस प्रोसेस में हमारे क्या कंसर्न्स थे उसमें, मतलब ये तो मैं उसी पे दोहा। आ रहा हूँ, क्योंकि वो दिस इज अ बैकड्रॉप, क्योंकि हमारा जो था इससे रिलेटेड है, बिकॉज ये हम नेगोशिएट कर रहे हैं और तालिबान का जो मेन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का था, तो एम्बेसडर खलीजा, अगर आपने फॉलो करी थी न्यूज तब, वाज कॉन्स्टेंटली हैविंग टू टेक सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू गेट तालिबान टू मतलब उसको समझौते पे रीच करने के लिए, विच फर्दर वाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दैट फर्दर increased our doubt of the influence of Pakistan, especially ISI, on the Taliban. I personally, understanding the ground reality, was not very convinced that वो एक सच्चाई है। वो सिचुएशनल था, क्योंकि तालिबान का ये था कि अफगान जो हैं वो दे आर फियर्स, मतलब फियर्सली इंडिपेंडेंट और एक प्राइडफुल पीपल हैं। तो वो उनकी वो हकीकत थी, बिकॉज उनके ज़्यादातर लोग ड्यूरन लाइन के उस पार पेशावर एक्सेट्रा में थे, तो वो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस उनका ज़्यादा था। पर जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर करा, तो हम आज देख सकते हैं टीटीपी जो सब हो रहा है, उनको ड्यूरन लाइन वाला इशू बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान को, और उनको तालिबान को उनका कंट्रोल बहुत एविडेंट है। तो हमने जो करा, हमने नेचुरली मोस्ट एम्बेसीज, जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पे अपना टेक ओवर करा, हमने 17 अगस्त को हमारी एम्बेसी ने अपना सारा डिप्लोमेटिक स्टाफ और स्टाफ वहाँ से विड्रॉ करा, इन मतलब इवैक्यूएटेड, मतलब इन वहाँ से जो भी वहाँ पे डिप्लोमेटिक स्टाफ था या और इंडियंस थे मोस्टली, वर उनको इवैक्यूएट करा। बट हमने फिर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा एक था कि तालिबान का क्या रुख होगा, सेकंड हमारा था कि अगर हमारी ऑप्शंस क्या थे, कि हम अगर काबुल से बिल्कुल और अफगानिस्तान से बिल्कुल बाहर हो जाते तो लार्जर पिक्चर में हम स्ट्रेटेजिक स्पेस चाइना और पाकिस्तान को लूज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फाउंडेशनल, जो मैंने शुरू में कहा,
Afghans across the board, whether Taliban, Pashtun, Tajik, Uzbek, anyone, is immense. It is number one in the world. Okay, और उस चीज को, that was our fundamental foundation on which we had to understand and engage with, which I say more with Pashtuns than Taliban, and re-engage to re-establish our जो हमने करा एक साल बाद जून 2020 में, वहाँ पे हमने अपना टेक्निकल विजन दोबारा खोला। और अब इंगेजमेंट तालिबान से de facto for humanitarian aid, trade, etc. वो सब चालू है। लास्ट पॉइंट आई वांट टू से कि हमें अफगान एज सच, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि पीपल टू पीपल हमारा जो टाइज है उसको टू कीप, मतलब उसको जारी रखने के लिए तालिबान जो पावर है, वो पावर में जब हैं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उनसे इंगेज करना। और ऑल्सो फ्रॉम द तालिबान स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने कई बार ये क्लियर करा, एक तो उन्होंने कभी कश्मीर पे कोई अपना वो नहीं दिखाया है, इंटरफेरेंस और मतलब एनीवेज एनीथिंग स्टेटमेंट व्हिच इज एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान। की मदर ऑर्गेनाइजेशन वाज मुजाहिदीन, जो आके बाकायदा यहाँ पे जिहाद करते रहे हैं। तालिबान ने हमारी जो 814 फ्लाइट हाईजैक हुई, तालिबान ने उसकी घेराबंदी की। आप कह रहे हैं कि तालिबान ने कभी नहीं, कोई वो फ्लाइट हाईजैक हुई थी, तालिबान ने फ्लाइट हाईजैक नहीं करी। वो उनके हमें साथ पता है कि कोलैबोरेशन में हुई थी ना, उनका हाथ ना, था आई ना। सी इट लैंडेड इन कंधार, बट द पॉइंट इज वो हाईजैक हुई थी फ्रॉम काठमांडू एज वी नो, and then it finally reached Kandahar after Amritsar and Dubai. So the point is, it was never hijacked by the Taliban. Lahore Yes, like also. I said. Lahore also. Huh? It went to Lahore also. Yes. Lahore भी गई थी। हाँ, so it was because that time, like I said, कि ISI का influence, I'm not saying जो तालिबान ने करा वो सही है नहीं है, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, but Taliban as a entity now running for to their minds, उनके लगता है, उनको उनका ये वो है सोचना कि उन्होंने एक सुपर पावर को हराया, and they want to rebuild Afghanistan and have equal relationship with all the countries in the region, and especially reach out to India to establish better relationship with India in terms of trade. वो welcome कर रहे हैं कि इंडिया से लोग आके इन्वेस्ट करें। पीछे आपने सुना होगा, उनका प्रिटेंस है, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन चाहिए। वो तो उनका प्रिटेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई जेन्युइनली उनको हिंदुस्तान के साथ कोई मोहब्बत हो गई है। It's just them, their way of projecting to the world that they are a normal regime, कि उनकी दुनिया के साथ जो है ट्रेड टाइज भी हैं। अच्छा, ये बताइए समीर जी, क्योंकि वरना बड़ा ऐसे हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा डिस्कशन। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। एक चीज तो ये बताइए कि जब आप इतने अरसे तक वहां रहे, अफगानिस्तान में जो हिंदू और जो सिख हैं उनको मार मार के भगाया गया, बहुत सारे भारत में शरण लेके बैठे। आप एक इंडियन, एक हिंदू बिजनेसमैन, क्या आपके कोई बैड एक्सपीरियंसेस वहां रहे? क्या आपको कभी कोई धमकियां आई कि आप अपना बिजनेस बंद कर? मेरे को कभी कोई धमकी नहीं आई। इनफैक्ट मैं ये स्पेसिफिकली, मैं दिस इज रिलीजियस थिंग, मैं माता का भक्त हूँ। कुछ व्यूअर्स को पता होगा, काबुल के सेंटर में एक आसामाई टेम्पल है जो 4000 साल पुराना है, and that continued to exist without any destruction throughout. Yes, मैं मानता हूँ कि कुछ गुरुद्वारे और मंदिरों में ड्यूरिंग तालिबान 1.0 उनको टारगेट किया, डिस्ट्रक्शन हुई। वो मंदिर कंटिन्यू टू अनस्कैथ, मतलब बिना किसी डैमेज के एग्जिस्ट करा। एंड वो मैं दो पार्ट में जो आपका जो क्वेश्चन है डिवाइड करूंगा। अफगान्स, बिकॉज आपको ये देखना है कि ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, द हिंदूज एंड सिख्स till the Russians came in used to actually जो इकोनॉमी थी अफगानिस्तान की, the Sikhs used to control the financial system जो उनका, and the Hindus used to control the dry fruit trade. यो ड्रग्स तो बाद में आए, because this was, you know, the major dry fruit export was the major export to India, so that was controlled. And the Hindu Sikhs were, in fact, I had Basins in my school from Kabul who were Afghans, so none of them were targeted. And after the Americans took over, lot of Sikhs from who live in Delhi, who were living as refugees, moved back to Kabul. But उनका इशू ये था कि because of lack of opportunity, कह लो कि because वो सारा they could not naturally achieve, you know, sort of reclaim और अपना वो जो पहले जितना उनका इन्फ्लुएंस था, मतलब इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली,
उसको वो दोबारा नहीं पा पाए, बट दे वर नेवर थ्रेटन्ड, नो हिंदूज वर नेवर थ्रेटन्ड। एंड इनफैक्ट इसमें मैंने एक चीज ऐड करूंगा कि जो सीरियल था, मतलब सीरियल है तुलसी जिसे कहते हैं, या सास भी कभी बहू थी, दैट वाज, मतलब वो एक सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल था अक्रॉस अफगानिस्तान एट वन पॉइंट। तो और सो उनका ऐसा कोई हिंदूज और सिख्स के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं हुई है। मैं आम वो अफगान लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, वी कैन नॉट मिक्स द टू, राइट? मैं अफगान्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ, जिसमें उस टाइम पर सो प्रेडोमिनेंटली तालिबान है वो नो, तो वो तालिबान ने कभी इंडियंस को टारगेट नहीं करा है। तो जो वो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस पर अटैक होते रहे हैं वहां दैट पर, वाज बेसिक, वो किसने वो जो करवाए? है अटैक, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वन अटैक, टू अटैक्स हैपेंड ऑन आउटसाइड माय ऑफिस। वन वाज मेरे इंडियन एम्बेसी के बिल्कुल सामने मेरा ऑफिस था, इंडियन, दैट टाइम इंडियन अलायंस, लेटर एयर इंडिया, बिफोर द मर्जर। तो वो सबको क्लियर है कि वो पाकिस्तान और आईएसआई के इंस्टेंस पे हुआ है और एलईटी ने करा है। सो सेवरल अटैक्स व्हिच हैव बीन done on Indian missions or Indian establishment there. As Air India GSA, we also got specific threats, but those are specifically uh, organized and conducted by the ISI in Pakistan. It was never, if we, frankly, if the Taliban wanted to started targeting, we would not survive there for a minute. Okay, So in but 20 years, I'm why not do you batting say for that? Taliban. मतलब why do I you don't. say that? I'm not saying that you're batting for them, but I I'm do talking from real hope. experience that Taliban never targeted Indians. अच्छा, You ये know, बताइए कि अमेरिका की वहां पर इन्वेजन थी, जब मिलीजुली एक सरकार थी अमेरिका की और अफगान की, जो एक मिलीजुली हुकूमत थी, उस टाइम पर आपका जरूर इधर उधर जाना होता होगा कभी। जी, आपको, आप कह रहे हैं कि आपको कभी तालिबान की तरफ से कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नेवर। नहीं हुआ। ओके, तो ये जो अटैक्स होते थे, ये तो जब वहां पर एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उस दौरान भी एम्बेसीज को इतना टारगेट किया जाता था, भारत की एम्बेसी को भी किया। अगर आप कह रहे हैं कि तालिबान का इससे कोई लेना देना नहीं था, तो ये अटैक्स जो है ये फैसिलिटेट कैसे होते थे? So क्योंकि उसमें LET, like I said, LET, Jaish, Haqqanis, they are used as actors, मतलब मतलब उस अटैक को कंडक्ट करने के लिए। बट वो अटैक की जो एक्चुअल मतलब ओरिजिन है, या जो उसको मतलब ऑथराइज कर रहा है, वो पाकिस्तान एंड ISI। And Taliban never targeted Indians, and that is the reason why today, see, if you look at today, our consulate has been in operation now. This is the third year going from 22, means okay, second year. There has been no incident. There was one incident on a Gurdwara post Taliban takeover, which was also sort of connected because that ISKP, because that was the time when our team was. This was in 22 when our team was flying back inside to re-establish after several engagements before that, matlab, on the quiet, but openly flying in to reopen our mission there. So that was, clearly it was not coincidental. But there has been no other incidents as such of targeting Hindus or Sikhs there. I understand. See, general security situation and lack of opportunity, because you have to understand, we call it collateral damage. It's wrong place, wrong time. So when there are attacks going on, a lot of times you may not be the direct target, but when in general security and there's a lack of employment and opportunity, that also it's difficult for anyone to survive there. So and in fact, again repeating, the Taliban actually very clearly need India to counter Pakistan. See, if we see the incidents of TTP. I'm coming to that. हमारे ये कंसर्न्स थे शुरू में कि जो हक्कानी फैक्शन है, स्पेशली तालिबान का, जो तो पहले तो वैसे वो तालिबान भी नहीं थे, उनको तो बड़ा आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया गया, कि वो ज्यादातर जो मिलिट्री पोजीशंस को टैकल कर रहे हैं। फिर मुल्ला उमार के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, मुल्ला याकूब मुल्ला याकूब जी,
उनको भी एक मिलिट्री की टॉप पोजीशन दी गई। हमारे जो कंसर्न्स थे कि ये जो है ये पाकिस्तान परस्त फैक्शन है। ऑन द अदर हैंड जो मुल्ला ब्रदर जो दोहा फैक्शन है, जो पॉलिटिकल फैक्शन है तालिबान की, जो आज दुनिया से मिलते हैं जाके, सुहेल शाहीन, मुल्ला ब्रदर, फिर वो स्टैनिकजाई, ये सब जो लोग हैं, ये इनके साथ हमारी बातचीत हो सकती है। बट हकानीज के साथ, फिर वो जो मुल्ला याकूब, ये जो फिर हकानी का एक बेटा भी है, अनस हकानी, जो तो एक मजार में जाके भी जिसने कहा कि हमें बड़ा खुशी है, शायद बाबर की मजार थी वो। हाँ जी। जी। तो एक जो उनकी तरफ से जो एक सिग्नल आता था, वो बड़ा एंटी इंडिया किस्म का सिग्नल आता था। बट ऑन द अदर हैंड जो दोहा फैक्शन थी, उनकी तरफ से ऐसा लगता था कि बातचीत तालिबान 2.0 के साथ हो सकती है। ये प्रैग्मेटिक हो गए, ये समझ गए हैं कि आप अगर बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाएंगे तो अपना मुल्क नहीं चला सकते। आज क्या इक्वेशन है? जो मुल्ला ब्रदर है, उनके साथ आपको पता है पाकिस्तान ने भी बड़ी ज्यादतियां की और इस वजह से भी वो पाकिस्तान से धीरे धीरे दूर होते गए। आज सिराजुद्दीन हकानी, मुल्ला याकूब और मुल्ला ब्रदर की आपस में क्या इक्वेशन है? आर दे डिवाइडेड, और या फिर ये एक ही पेज पर है? तो इसमें इसमें दो तरीके हैं इसको देखने के। आपने जैसे सही कहा कि आफ्टर मुल्ला मंसूर वाज killed by a drone when he was returning from Iran, and that was when Mullah Khundzada was appointed. If you look back, Mullah brother was actually Mullah Umar's deputy. And आपने जो कोट करा सही करा कि 2010 में Mullah Umar was picked up from Karachi from a joint CI-ISI team ब्रदर। because yes, Mullah brother when he was trying, जब वो कारजाई के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उनके साथ वो एक कोई पीस डील नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, which was not naturally the powers to be did not want at that time, you know, to something to happen which is not in their control. So he was, as we know, उनको जेल किया गया। उनको जो भी जेल में उनकी हालत हुई 2010 और 18 में जब पीस टॉक शुरू हुई। इसमें जो आप कतर कह रहे हैं, कतर में मुल्ला ब्रदर को पाकिस्तान से रिलीज करा के एम्बेसडर खलीजा लेके गए और 5 जो गुंटानामो बे से, जिसको हम फेमस या इनफेमस 5 कहते हैं, जो यूएस जो सोल्जर था डिजर्टर बगदाल, उसके उसके इन ल्यू ऑफ हिम दे वर रिलीज फ्रॉम गुंटानामो बे एंड ब्रॉट टू कतर। बट ये जो फैक्शन कतर का नहीं है, जो सही तरीका इसके देखने का, ये जो आपने सही कहा, जो पहला फंडामेंटल पॉइंट है, दैट कोर तालिबान इज फ्रॉम कंधार बिकॉज दैट इज देयर द साउथ ऑफ अफगानिस्तान। ये जो फैक्शन है हकानी का, ये ईस्ट अफगानिस्तान का है और इनको तालिबान में आईएसआई ने जोड़ा और इनको जो मिलिट्री जो विंग है तालिबान का, उसका इंचार्ज हकानीस को बनाया गया। तो और ये डिस्टिंक्शन था बिकॉज देयर वाज नेचुरली दैट दे वर नॉट कोर तालिबान, सो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द कंधारीज व्हिच इज मुल्ला ब्रदर, मुल्ला उमर सन, मुल्ला याकूब वगैरह, और हकानीज में। बट अब जो इशू है वो इंटरनली जो तालिबान का जो वुमेन्स राइट्स पे और अदर इश्यूज पे जो थिंकिंग है, जो ये डेप्यूटीज हैं सब, मुल्ला उमर, मुल्ला ब्रदर, मुल्ला उमर सन, मुल्ला याकूब, मुल्ला ब्रदर एंड सिराजुद्दीन हकानी, इनकी जो सोच है, इनके आपस में इतना डिफरेंस अब नहीं है। एक टाइम पे थोड़ा था, जब आपको याद होगा तालिबान के टेक ओवर के बाद सडनली ये न्यूज आई थी कि मुल्ला ब्रदर को मार दिया गया है और ये सब अफवाहें यहाँ फैली थी। सो वो कुछ थे डिफरेंसेस, बट अब जो आज सिचुएशन है वो इन बट तीनों उसमें में, आप कह रहे हो हकीकत थी, उनको टारगेट हाँ, किया गया था। वो कुछ झड़प हुई थी। इट वाज नॉट, मतलब वो इट डिडंट रीच, मैं कह रहा हूँ कुछ नेचुरली देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब देयर वाज सम रियलिटी बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, एंड दोस डिफरेंसेस हैव सॉर्ट ऑफ बीन, मतलब वो अब इतने नहीं है। जो अब जो विद इन दी तालिबान जो जो थिंकिंग और पावर स्ट्रगल है, वो बिटवीन द डेप्यूटीज एंड द एंड जो अमीर हैं, जो मुल्ला खंडजादा, उनके बीच में है। जबकि ये लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड से एंगेजमेंट हो, वुमेन्स राइट्स और यू नो मॉडरेट सॉर्ट ऑफ ये रिलैक्सेशन हो, बट जो मेरी समझ है, मुल्ला खंडजादा स्टिल टू रिटेन पावर इज
एक हार्ड लाइन स्टैंड ले रहे हैं और उस चीज जी पे वो रिलेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी जी। चीज हमें अच्छा। समझनी कि इसमें इसमें क्विकली मैं खत्म करता हूँ। हम्म, इसमें जो दो चीजें अगर आप देखेंगे, चाइना, ईरान, रशिया सब तालिबान से इंगेज कर रहे हैं। हम्म, उनकी थिंकिंग ये है कि हम ग्रेजुअली इनसे इंगेज करके ये इनसे एक ट्रस्ट बिल्ड करके ग्रेजुअल यूएस थोड़ा सा वेस्ट मतलब हम्म, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी अप्रोच, थोड़ा सा हम्म, है कि ये रेड लाइंस है दैट दे शुड give concessions on these issues before the engagement deepen. But that said, if you see the World Bank is going in this year, so tacitly everyone is still not stopping there. They हम्म, bring up these issues, but then because the geopolitical game is no one wants to be left behind. So they, if one side goes in, the other side also is continuing to increase their engagement with the Taliban. हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, इज इट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया कि ये जो सारे हैं ये अलाइंड है अभी, क्योंकि हकानीज की एक हिस्ट्री रही है एंटी इंडिया होने की। तो ये हमारे लिए जो है ये खुशाइन खबर है कि ये एक पेज पे है, जबकि मुल्ला ज्यादा जो है वो एक हार्ड लाइनर है। वो बीच बीच में कभी ना कभी कोई स्टेटमेंट भी देते रहते हैं कि काफिरों से दूर रहो, एंड दैट्स योर वे ऑफ गेनिंग पावर। Right. तो So ये Haqqanis, you have to understand, ये अच्छी खबर है। Haqqanis operated not on their, on their own. They were basically, as history में देखेंगे, they were uh, sort of actors for the CIA and the ISI. So it is not an ideological thing. I'm not batting for the Haqqanis, but they were basically used as operatives to on somebody else's behest, because they political ideologically Haqqanis don't have, because that's why the difference in ISKP comes, because these guys want a Hanafi. They're more focused on the internal. They do not want to spread outside Afghanistan, whereas ISKP, this Salafi jihadists have that agenda under ISKP, although there is link between Haqqani and ISKP, and that is the link which the Taliban actually, the via media they use to the ISKP. But the Taliban are following the Hanafi Deobandi school of Islam, are not looking at spreading outside their own region, For now. unlike the For unlike now, the we ISKP. don't know. How can we predict that? For now, they don't have a global ambition, but you just never know with these No, it organizations. is never. I cannot predict the future, but I have never seen any statement or any intention to do that. And frankly, practically speaking, when a country is suffering with so many million poor, we are Hmm. seeing what is happening with Pakistan and their sort of uh, threat to India, which is been their themselves immersed in their own problems. It is very difficult to start to think of you know targeting others outside. Hmm. Hmm. What is Taliban's equation with the LET these days? So किस तरह के इनका आज मतलब दोस्ती है, राब्ता है, connections है, या बिल्कुल भी नहीं है? so there is a 20 odd terrorist groups which dependent on each other, and here commanders and people, it's a very fluid thing, move across, and sometimes work for someone or work for different organizations. So there are a lot of interlinkages between the 20 odd terrorist groups operating in Afghanistan, and they are basically not only Afghans, there are Pakistanis, there are people from the Middle East, all across. So those ties remain. Answering your question, which is the point, is when the US made the deal, Hmm. the Taliban's actual document of agreement states that they will not attack. No attacks will be staged from Afghan soil on US and its allies. Although Hmm. India is not its ally, okay, Hmm. technically, we are not US allies. Hmm. But that said, when these attacks were staged by the TTP and ISKP, and what I know from inside Taliban sources, that they have basic, and we saw what happened with Al Zawari. Okay, Hmm. they are they are not going to directly, because they have so interlinked connected. They are not going to target them directly, but it's not a very clear situation of how Hmm. much they can contain their activities, because at they LET say does that they have will a not. network in Afghanistan. They do. Yeah, they cannot, because they have fought, because LET and Jaish have supported them in their cause, so they are sort of in some form indebted to them, so they will not go out openly against them, but they also realize that
like I'm giving the case of Al-Zawahiri, when he was given refuge by a certain faction of Taliban, he was targeted. So there was another faction of Taliban actually, which is what is said, gave information about him. So he was targeted. So that will be, although they will not support them, but they will not even target them. But people who have capability of going in and target them, as we've seen in different points of time, there have been separate movements by the US and other forces going in and targeting certain factions. That will happen, so they may look the other way on that, but they themselves will not, capture or target any of. I don't see them unless they are like ISKP is challenging them in certain territorial disputes, like they killed the ISKP leader Sanallah Ghaffari in 2023. That will happen, but they will not do it at the behest of any other country who is, looking like with the Chinese also with the Uyghurs. They have, been doing certain, placing certain restrictions or doing certain things at the behest of Chinese, but that is limited. It will not go beyond it. To put it differently, they will not go through a whole cleansing that Afghanistan tomorrow. The fact today is that it has 20 odd terrorist groups operating there with actors not only from Afghanistan but from outside also, and that will not change in the near future. जी अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट तो हमेशा से ही था, स्पेशली आफ्टर द सोवियत दे लेफ्ट अफगानिस्तान. उसके बाद मुजाहिदीन की इन्होंने ट्रेनिंग की, उसकी वजह से बहुत फसादात फैले उस पूरे रीजन में. पर अब जो वो सेंटिमेंट है वो पीक पर है, और आज तो ये देखने को मिलता है कि जो तालिबान फाइटर्स हैं, जिनको एक टाइम पर पाकिस्तान की प्रॉक्सीज कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, क्योंकि तालिबान तो इतना बड़ा ग्रुप है, आप उनके ऊपर एक टैग भी नहीं डाल सकते ना. कुछ लोग होंगे जो पाकिस्तान परस्त होंगे, कुछ नहीं होंगे. सो यू जस्ट कैन नॉट जज द होल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज इट्स सच अ व्हाट डू यू से हेटेरोजेनियस काइंड ऑफ अ ग्रुप. पर आज हम ये देखते हैं कि जो तालिबान के फाइटर्स भी हैं, आज वो इंडियन यूट्यूबर्स को वीजास दे रहे हैं, जो इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, जो अफगानिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, तो खुले में वो पाकिस्तान को गालियां देते हैं. जब वो किसी भारतीय को देखते हैं तो वो बोलते हैं इंडियन, हिंदी, भाई भाई, और पाकिस्तान से हमें नफरत है. मतलब बहुत बाइनरी है वो. दैट्स व्हाट आई सेड ऑन द ग्राउंड. हम वर्ड तालिबान यूज करते हैं. यू हैव टू गो डीपर. जो पश्तून्स में भी जो खान अब्दुल गफार खान जैसे थे, he was called Frontier Gandhi, because Durand Line में it's sort of an artificial boundary when you look at it in terms of the ethnic background. It's a territorial boundary, which was, the history of Durand Line, so I don't want to go into that. But people on both sides are very closely connected, all the Pashtun tribes, right? Because they don't, for them, that boundary is basically a physical boundary, but in terms of family ties and all, they're very, very. So I remember that when I used to travel in my initial days in Kabul, before Indian Airlines started, I used to take Aryana into Kabul, and I used to have this old policeman. And a couple of times, when I used to take a taxi from the airport, he used to ask for his duty used to get over that time, so he used to ask for a lift to the city, and he used to always tell me that मेरी दिल्ली last wish ये है कि हम पाकिस्तान से जंग करूं. And I can quote various instances. Then they give the example of Bobby Deol and the movie Gadar, right? So for them, it's a binary. So they say Hindustan, like in one of the checkposts, it happened with me, or many times happened. Hindustan, dile mas, jane mas, and Pakistan, I don't want to use the word, but MFs, right? So that is in the Afghan psyche. That is another point I would like to say, coming back to your Hindu-Sikh thing. They are not really, how should I put it? एक सेकंड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. मैं आपसे आम अफगान की बात नहीं कर रही. या तो आप ये कहना चाह रहे हैं that the Taliban actually reflect the aspiration of Afghans at large. मैं आपसे बात कर रही हूँ तालिबान के जो खुद के जो उनके फाइटर्स हैं उनकी. मैं आम अफगान लोगों की बात नहीं कर रही. उनके दिल में तो हिंदुस्तान शुरू से बसता है. हाँ, बट वो भी तो आम अफगान है ना.
सी वो तालिबान। फाइटर है इज वन आइडेंटिटी, बट आपको ये देखना बट है आप कह कि रहे हैं कि वो जो अफगानिस्तान के लोगों की एस्पिरेशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर लोग भाग क्यों रहे थे वहां से? बिकॉज वो आइडेंटिटी उनकी थी कि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट एन इन्वेजन, ओके, फॉर अ whatever political right or wrong. Because मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक ही गांव से देयर आर लेकिन पिक्चर्स ऑन आप ये कह रहे हैं कि जो आम अफगान का जो सेंटिमेंट है हिंदुस्तान को लेके, दैट आल्सो एक्सटेंड्स टू तालिबान, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे तालिबान आर आल्सो अफगान नेशनल्स। इज दैट व्हाट that's यू what I'm सेइंग? saying. Yes, they're ओके, the same people. आई वोंट एग्री टू दैट, बट ठीक है। यू सीम No, टू it बी is. लाइक See, I'll वैसे tell you लगता from है a आपको village. There are प्रॉब्लम है pictures. तालिबान को लेके। Two cousins इज were दैट द fighting. केस? There are pictures, which sadly from a village where two cousins fought and their graves were made. Both of them died, and one has the Taliban flag and one has the Afghan national flag. So they came from the same origin. So they are also as much Afghans. That they may have a different view on certain things, but they are as much Afghans. So what I say across the board, that cultural, which I said in the beginning, those different things India did. India was always looked at as a friend and a positive power, which has been historically so. India has never done. The Pakis, the Afghans basically think two people they blame for the misfortune they've suffered is one the US, the West, and the other Pakistan as at their behest or independently of exploiting them. India has always been a positive force with huge goodwill across the board. And Bollywood and music is a major factor of that. कंप्लीट योर पॉइंट, वो जो आप कह रहे थे जो हिंदूज और सिख्स का। You said Hindus you और want Sikhs में ये है कि Hindu Afghans have never looked at they have been Taliban, yes, during Taliban 1.0 I agree that they targeted religious the mandirs and the but post their takeover by the they were never targeted, okay, by the Afghans in general, because they have lived in their communities. Hindus have basically, they're not only Hindus are born, they were like how many generations of Hindus have lived there, so they are locals. Also, Taliban 2.0 has very demonstratively changed that their uh, their outlook towards Hindus and Sikhs, which they have clearly been demonstrating. Now, I can agree that because of the history of and the radical nature, it is very difficult to trust somebody's intentions, at face value. But till now, what they've demonstrated is clearly, if we go by that, then it is showing a change in their outlook towards Hindus and Sikhs. and you think they're serious when they say कि हम हिंदूज के और सिखों की जो जगहें हैं उनको लौटा देंगे? They're serious about it. Is that what you're They are saying? serious about it because they are trying to. There are two, three things. Because, like I said, they went through a process. If you look at the history of Afghanistan, their prosperous period was when Hindus and Sikhs were running their businesses, a major part of the economy. So one school of thought is that if we bring them back, they know how to run businesses. They will bring, more employment, prosperity to Afghanistan. I'm not saying people will rush in there, but that is one school of thought. The other school of thought also you have to understand, which may sound a little controversial, is because a lot of the warlords, erstwhile warlords, took over जो कब्जा जिसे कहते हैं, lands of Hindus and Sikhs. Okay, so they are trying to recorrect that because because the Hindu Sikhs left and their lands were served by uh, within the warlords or other powerful people with the pre-existing setup. Now most of them have left. So so Taliban is this is also, it has two dimensions. One is to welcome back investment. The other is to correct, because those lands are now, because they've left, so they don't have any hold on that, is to send it back. So but what, to your point, also to understand, there are hardly any Hindus or Sikhs left there. There, recently, I don't know whether you saw the news, there was one gentleman Sikh they appointed as a counselor they gave him a position in the Afghan municipal thing. So I was reading through the numbers, so it's hardly a handful of Sikhs and Hindus left there. That's what the public reports are there. And also, just to add, some of my people like me, I was in business, but I have doctors and other people who were there uh, during the Afghan government's phase for a long time.
have actually gone back there and are working in NGOs and hospitals, and they are Hindus. So I keep in regular contact with them, and they face no problems under the Taliban. They're actually safe. And the other point I would like to add is that, see, earlier we faced, like I said, my office was attacked. Now those attacks, which were, because that was seriously a conflict zone, those sort of attacks have almost vanished, completely finished, because you were not only targeted. Most of our issue was not direct targeting, but just being safe in general, because you could have a bomb going off anywhere and you could be passing by there. So which is gone. So those kind of suicide attacks and bombs have reduced considerably. So all over Afghanistan, that way the incidents of and those kinds of attacks. So there is relatively much more peace in Okay. all over. ओके। आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि अफगानिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं एंड तालिबान हैव रियली रिफॉर्म्ड। सो आई क्लोज दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन ऑन द नोट के तालिबान में इतना भी शऊर आ जाए कि वो जो दुनिया को अपनी इंक्लूसिव पिक्चर देने की बात कर रहे हैं, जो उनको ये समझ में आ गया है कि अगर हिंदू और सिख जो मर्चेंट्स हैं वो वापस आएंगे तो उससे हमारा ही फायदा है, तो वो थोड़ा सा ये जो लॉजिक है अपने लोगों पर भी एक्सटेंड करें। और जो अफगान खवातीन हैं, जो ऑलमोस्ट आधी आबादी है अफगानिस्तान की, तालिबान के अंदर ये शऊर भी आए कि अगर उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाए या अच्छी पोजीशंस पे लाया जाए, उनको काम करने दिया जाए, उनको पढ़ने दिया जाए, तो भी अफगानिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। साथ ही साथ अगर वो ये जो उनका इंक्लूसिव जो साइड उभर के अभी आ रहा है, इसको एक्सटेंड करें थोड़े उन लोगों पर भी जो पहली हुकूमत का हिस्सा थे, क्योंकि अगर आप दोहा अग्रीमेंट या अकॉर्ड की बात करें तो उसका एक प्री रेक्विजिट ये भी था कि तालिबान विल कंसिडर फॉर्मिंग एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो उन्होंने आते ही जिसको बैक बर्नर पे रख दिया। तो आई होप कि उनके अंदर ये जो शऊर है ये भी थोड़ा सा आए कि जो अपने लोग जो बिल्कुल एलियनेटेड है, डिसइल्यूजन्ड हैं, जो पश्तून नहीं है, दूसरी एथनिसिटीज के हैं, उनको भी वो सिस्टम का हिस्सा बनाएं, उनके साथ भी बातचीत करें और सिर्फ दुनिया को ही अपनी इंक्लूसिव पिक्चर जो सो कॉल्ड उनकी 2.0 पिक्चर है सिर्फ दुनिया को ना दिखाएं, अपने लोगों को भी वो दिखाएं, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तो उनकी वही होगी। अगर आपके खुद के लोग ही आपसे खुश नहीं है तो आप कितनी भी तजारत हिंदुस्तान के साथ कर ले, अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बना ले, मेरे हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं अगर आपके खुद के लोग जो है वो भाग रहे हैं आपसे। मैं जी। completely सहमत हूँ उससे, because especially when you talk about the girl and woman population, that is roughly 50% or more of the population of the country. So आप किसी देश को आज की डेट में in the 21st century in an interconnected world, वैसे you cannot imagine in any way to run, मतलब एक देश को ऐसे चलाना in isolation is next to impossible. So I don't think that will sustain in a long term, because they will face more resistance, within the people on that level. And I think their young fighters also, I was reading a report, who are traveling around, are now, because they're not fighting anymore. So even they are sort of, getting exposed socially too, because everyone is on TikTok and other media and seeing what is happening around the world. So it should happen sooner. I hope, but this is a very contentious issue and very important for peace and for the future of the country. जी जी। And I close this session with the hope कि अफगानिस्तान में खुशहाली आए, इंक्लूसिवनेस आए और वहाँ के जितने बाशिंदे हैं वो सब इस सिस्टम का हिस्सा बने। और अगर तालिबान की सच में ये मंशा है कि वो लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं कि थोड़ा सा दुनियादारी को सीखें, आज के साथ चलें, मॉडर्न वैल्यूज के साथ थोड़ा बहुत अपने रजीम को कंपैटिबल बनाएं, मैं फुली तो उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, तो उनको जो अफगान विमेन है उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, जो वहाँ के छोटे जी बच्चे हैं। मैं उसमें ऐड, इफ आई जस्ट ऐड देयर, कि हमने ये भी देखा था कि see, Afghanistan was very moderate, as we all know, till the 70s. If we look at till the 70s, it was like a European, Kabul was like a European city. The king used to live in Italy and women were wearing skirts. And if you look at Iran, also under the Shah before the take, which is next door, because this is basically part of the same civilization, they were also very liberal. So we've seen the women, people standing up for women's rights, even
in Iran, and which is right next door. So that that kind of, it is not going to stop that, whether externally or internally, that that demand for moderation of respect for women's rights and moderation of these fundamentalistic rules is bound to happen. It's a matter of time, and I hope it happens sooner than later. जी, जी. Thank you, Sameer. Thank you so much for your time. It was lovely speaking to you. Thank I you. look forward to talking to you again. Namaste. Thank you. Jai Hind. Thank you. Thank you.